हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ओसीएम का गाला पेपर 1 का सेक्शन बी। अगर आप लोग ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका मटेरियल चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करें यूजीटी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करें और वहां पे जाके ये पूरी पीडीएफ जो है वो आप लोग ले सकते हो, आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। तो गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ। तो सीईओ का फुल फॉर्म तो बहुत ज्यादा इजी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको कहते हैं। नंबर 22, इन विच फील्ड इज प्लानिंग फाउंड। कौन से फील्ड में प्लानिंग पाया जाता है? तो देखो, प्लानिंग ना यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसको परवेसिव भी कहा जाता है और साथ साथ में यूनिवर्सल है। वेदर इट इज बैटलफील्ड, चाहे युद्ध चल रहा हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, या तो कोई बिजनेस यूनिट हो, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशन हो, प्लानिंग जो है वो हर एक फील्ड में पाया जाता है। अब 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आप लोग का इतना ही लिखना होगा, इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो हर एक फील्ड में पाया जाता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 23, Which organization is called आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एमसीक्यूज में भी ऑलरेडी आ चुका है कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो इकोनॉमिक्स और बीए के लिए आप लोग गाला प्रीफर करना, और अगर आप लोग अकाउंट और स्टेट्स की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें आप मार्वेल कर सकते हो, ठीक है। गाला तो है ही, बट मार्वेल उसके लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। आगे बात करें नंबर 24, व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एक कॉम्बिनेशन है किसका? सिंपल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जो कि वर्क बेस्ड होता है, और आपको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन किए जाते हैं जिनको काम करना होता है। क्लियर? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देन बात करें नंबर 25, विच इज द बेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का बेस क्या है? तो साइज ऑफ बिजनेस। देखो, साइज ऑफ बिजनेस भी देखा जाता है एक तो सिलेक्शन के अंदर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, काइंड ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस में देखी जाती है। तो ये 3 चीज याद रखना, साइज ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग को अकाउंट और स्टेट्स में कोई भी तरह की दिक्कत है पढ़ाई में, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंट और स्टेट्स को, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 599 एग्जाम तक। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट भी होगा ना, तो हम लोग डाउट भी सॉल्व कराएंगे और बोर्ड के रिलेटेड सारे आईएमपी भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और हमारे बैच में जुड़ जाए। और बहुत ज्यादा रीजनेबल फीस है, और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बात करें नंबर 26, What are the modern means of communication। तो देखो, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? तो टेलीफोन आ जाता है, फिर फैक्स मशीन आता है, इंटरनेट, मोबाइल फोन, एसएमएस, ऐसे कई तरह के मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना ये सारे नाम। देन बात करें नंबर 27, फॉर विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू द एक्सपेंस इज कंपैरेटिवली लेस। अच्छा, सिक्योरिटी इशू मतलब ऐसी कौन सी सिक्योरिटी जब इशू की जाती है उसमें खर्चा कम होता है? तो याद रखना, डिबेंचर ही एक ऐसी सिक्योरिटी है, बिकॉज डिबेंचर क्या है? डिबेंचर डेट है, ठीक है। इस वजह से डिबेंचर पे खर्चा कम लगता है। बट अगर इसकी जगह पे पूछा जाता कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसमें खर्चा ज्यादा होता है, तो याद रखना, इक्विटी जो होती है ना, जब हम लोग इक्विटी शेयर वगैरह इश्यू करते हैं तब हमारा जो एक्सपेंस है वो ज्यादा होता है। एक्सपेंस क्या होता है? ज्यादा होता है किसमें? इक्विटी के अंदर। बट डिबेंचर क्या होता है? सबसे कम खर्चा इसको इश्यू करने में ही होता है। तो डिबेंचर इज द आंसर। देन नंबर 28, व्हेन डिड द डिपोजिटरी एक्ट कम इनटू फोर्स। तो भाई, डिपोजिटरी एक्ट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था अगस्त 1996। तो आंसर क्या आएगा? अगस्त 1996। अब देखो, एग्जाम के अंदर भी ना आपको इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। ये परफेक्ट पैटर्न है, इसी तरह से आप लोग को देखो, एक तो सबसे पहले चीज होती है कि आप लोग नंबर सही तरह से डालना, और सेक्शन बी लिखो तो पूरा सेक्शन भी कंप्लीट करना, देन आफ्टर ही कोई और सेक्शन शुरू करना। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स विच क्विकली अट्रैक्ट्स द कस्टमर एंड रिजल्ट इनटू सेल्स। मतलब एक ऐसी टेक्निक है सेल्स प्रमोशन, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, एक नहीं है, इसमें काफी सारी आ जाती है,
जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स को, और जिसकी वजह से हमारा सेल्स जो है वो बढ़ सकता है। क्लियर? तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं, और ये प्रमोशन का एक प्रमोशन मिक्स है, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, देन बात करें नंबर 30, इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम देन whom should be appeal for reconsideration and within what। अब याद रखना, अगर मान लो कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन के अंदर कंप्लेन दर्ज कराई, ठीक है, बट उसका जो भी जजमेंट आया वो कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं है, उसको नहीं लगता कि ये सही जजमेंट दिया, तो वो कितने दिन में कहां जाएगा अब नेक्स्ट, और कितने दिन में जाएगा। तो याद रखना कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, उसमें अगर उसके खिलाफ जजमेंट आता है, उसको सही नहीं लगता, तो वो स्टेट लेवल पे जा सकता है, और स्टेट लेवल में वो कितने दिन में जा सकता है, तो 30 डेज के अंदर वो स्टेट लेवल कमीशन के पास जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, स्टेट लेवल कमीशन एंड विद इन 30 डेज। बोलो क्लियर हुआ। एक और चीज, अगर मान लो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जगह पे स्टेट पूछा होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता कि अगर इनके स्टेट लेवल से भी वो डिससेटिस्फाई है उसके जजमेंट से, तो वो जा सकता है देन आफ्टर नेशनल कमीशन में, सेम 30 डेज इसमें भी लगता है। ठीक है, कि 30 डेज में स्टेट पे जा सकता है, तो स्टेट से नेशनल में भी 30 डेज के अंदर जा सकता है जब से जजमेंट पास हुआ है। अब मान लो कि नेशनल लेवल में भी वो डिससेटिस्फाई हुआ, कि वो भी जो जजमेंट आया वो उसको नहीं सही लगा, तो वो आखिरी में कोई भी के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, अपनी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई टाइम नहीं होता, बताया नहीं आपकी बुक में कि कितने टाइम में जाना होता है, बट इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, वही फिर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डिससेटिस्फाई है तो स्टेट पे जा सकता है, स्टेट से डिससेटिस्फाई है तो वो नेशनल पे, और नेशनल से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेट लेवल कमीशन एंड विद इन 30 डेज। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से अपने ने सेक्शन बी फिनिश कर दिया ओसीएम के गाला पेपर 1 का। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।